लाइफ टाइम हाई बना के बाजार आज गिर गया। लोगों को डर लग रहा है, सारे बाजार गिरे हुए हैं, चाहे किसी बाजार की बात कर लो, और जापान के बाजार तो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। इन्हीं सब बातों की चर्चा मैंने आज की वीडियो में की है, अपने विचार दिए हैं। याद रखना मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, पर मैंने खुल के अपने विचार व्यक्त किए। क्यों आज टाटा के शेयरों में गिरावट आई, क्यों आज बाजार में हाई बनाने का बाजार गिरा, क्या लग रहा है बाजार गिरेगा बढ़ेगा, क्यों गिर रहे हैं हमारे जापान के बाजार, सारी बातों की चर्चा की है। पर मैं इन सब के बावजूद भी क्या फील करता हूँ मैंने अपनी वीडियो में आज बताया। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और डार्लिंग, आपको क्या लग रहा है, अब बाजार 23,000 काटेगा या 22,000 के नीचे आएगा? अपने कमेंट फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो। क्यों? क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? जिस तरह से आज सारे विश्व के बाजार काम कर रहे हैं, लोगों के मन में एक ही प्रश्न आ रहा है, क्या बस खत्म हुआ दौर तेजी का? क्या बस सब खत्म है? और लोग बहुत अचंभित हैं जिस तरह से जापानी बाजार गिरे हैं। अब एक्चुअली जापान में एक अजब सी प्रॉब्लम आ गई है। जापान की ना GDP का ग्रोथ कई सालों से, दसियों सालों से कहिए, ना के बराबर नेगेटिव ही चल रहा था, जिसके चलते वहाँ इंटरेस्ट रेट सदा नेगेटिव रहते हैं। अब इस बार क्या हुआ, जो उनके फिगर्स आ रहे हैं उसके चलते उनका GDP डेटा फर्स्ट टाइम जो है पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब वैसे तो अच्छी बात है भाई, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके चलते एक डर बैठ गया है कि गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें डेविएशन आ सकता है। अगर GDP डाटा जो सदा नेगेटिव होते थे पॉजिटिव होते हैं, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की आशंका पैदा होती है, जिसके चलते वहाँ के बाज़ारों में गिरावट। ऐसा होता है क्योंकि जब किसी को बहुत अच्छा कुछ खुशी मिलती है ना, तो वो दुखी हो जाता है। उसको लगता है यार कहीं ये खुशी छिन ना जाए, कुछ नेगेटिव सोच लेता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये काफ़ी पॉजिटिव है, पर्सनल राय है। बाकी भाई साहब, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो इकॉनमी जिसका ग्रोथ रेट ही नेगेटिव होता था, अब उसका भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका परिणाम पूरे विश्व पर कितना अच्छा रहेगा। और भारतीय बाज़ारों में तो वैसे ही आप देख रहे हो कि हर जगह ग्रोथ का मौका उपलब्ध है। टूरिज़्म की बात करो, रोड्स की बात करो, IT सेक्टर की बात करो, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स का अभी कंप्यूटराइजेशन होना है, डिजिटलाइजेशन होना है, तो सब में मतलब हर तरह से डिमांड। पहले हमारा IT सेक्टर ना विदेशी डिमांड पे डिपेंड करता था। अब मुझे पर्सनली लगता है जिस तेज़ी से भारत देश की GDP बढ़ रही है, तो हमारे IT सेक्टर को बहुत बड़ा धंधा विद इन द कंट्री मिलेगा। तो भाई मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। और आपको तो पता ही है, मेरा एक पुराना नारा है कि जब बाज़ार चढ़ता है तो गिर गिर कर, गिरता है तो चढ़ चढ़ कर। तो बाज़ार अगर बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, तो बीच में गिरेगा भी, एक्सीडेंट्स भी आएंगे, तो वो तो मौके हैं ना अच्छे शेयर उठाने के। तो मेरा ओवरऑल जो फीलिंग है बाज़ार को लेके पॉजिटिव है। हालांकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सिग्नल नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दी लॉन्ग टर्म व्यू, जिससे बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे हैं उन मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आपकी फीलिंग क्या है। मैंने अपनी फीलिंग बता दी भाई। ओवरऑल मैं बाज़ारों को लेकर बुलिश हूँ। आज अगर मैं एशियाई बाज़ारों की बात करता हूँ, हांगकॉन्ग अच्छा तेज़ था, चाइना के तीनों इंडेक्स तेज थे, बाकी सब बाजार गिरे, तो बड़ी गिरावटें थी। जापान में 2.25% के लपेटे की, ऑस्ट्रेलिया में 2.25% के लपेटे की, कॉस्पी में 0.25% के लपेटे की गिरावट थी। अगर मैं यूरोप की तरफ चलता हूँ तो सारे बाजार गिरे हुए हैं। एक स्विट्ज़रलैंड का SMI हल्का सा 0.12% चढ़ा हुआ है, मोएक्स रशिया का 0.17% चढ़ा हुआ है। गिरे हुए बाकी बाजार, और गिरावटें 0.5% से ऊपर तक की। जर्मनी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ 0.61%। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका के चारों इंडेक्स गिरे हुए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हुए हैं, 0.5% तक की उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। पर इसके साथ साथ आपका कनाडा भी, ब्राज़ील भी,
वो भी हल्के फुल्के गिरे हुए हैं। यानी ओवरऑल विश्व स्तर पर इस वक्त गिरावट का माहौल बना हुआ है, पर मैं इन सब चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हूँ। आज जो न्यूज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी थी कि भाई वो टाटा सन्स वाले चक्कर में है कि अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं कराएंगे, जिसके चलते टाटा के शेयरों में स्पेशली 2 कंपनियों में, आपका टाटा केमिकल्स और टाटा पावर में भारी गिरावट देखने को आज मिली। टाटा केमिकल में तो लोअर सर्किट फ्रीज भी लग गया था। अपने अपने विचार हैं, लोगों को लग रहा है अगर लिस्टिंग नहीं होगी तो ये कंपनियों के रेट गिर जाएंगे, मुझे कुछ और लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, इनके पास हिडन एसेट्स इतने बढ़िया हैं, हिडन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तो मेरा तो टाटा केमिकल को देखना का नज़रिया ही बदल गया। टाटा पावर का भी थोड़ा सा नज़रिया बदल गया है। टाटा मोटर की भी हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट है, उनकी साइज़ बड़ी है, पर एक ये हिडन इन्वेस्टमेंट देख के मेरा दिल तो खुशी हुआ है। तो मेरे तो ये 3 शेयर रडार पे आ गए हैं और मौका लगते मैं तो इनमें कुछ ना कुछ करते ही रहूँगा। तो ये थी सारी, मैंने आपको स्टॉक वाइज अपनी फीलिंग बता दी, बाजार के बारे में बता दिया, सब चीज़ों को बता दिया। आइए अब देखते हैं बाजार का मूड माहौल कैसा है। बाजार में अभी फियर बना हुआ है, मार्केट मूड हालांकि इम्प्रूव हुआ है पर 40 के नीचे है, फियर बना हुआ है। मेरे हिसाब से ऊपर का स्कोप ज़्यादा है, नीचे का स्कोप कम है। सारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स आज बेटर नज़र आ रहे हैं। देखिए हल्का सा ये गिरा है, मैं इसको फेवरेबल ही कहूँगा। आपका यूएस डॉलर इंडेक्स हल्का सा गिरा है, फेवरेबल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल हल्का सा गिरा है, फेवरेबल, हालांकि 80 से ऊपर है। रुपया बहुत लोअर लेवल्स पे आ गया, मतलब ऐसा माना जाता है, अगर आप ऊपर से भी देखेंगे तो सितंबर 28 के बाद का सबसे लोअर लेवल यही है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी काफ़ी पीक जो बना लिया था इसने 4.305 का, वहाँ से काफ़ी गिरते गिरते 4 की तरफ बढ़ रही है। तो सारे इंडिकेटर्स मुझे पॉजिटिव ही लग रहे हैं। और साथ साथ एफआईज ने तो कमाल कर दिया, आज भी अपने कैश सेगमेंट में बड़ी भारी खरीदारी करी, इंडेक्स फ्यूचर में माल बेचा पर स्टॉक फ्यूचर खरीदे, कुल मिला के फिर 5000 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी है। और डीआईज तो लगातार माल खरीद रहे हैं और कुल मिला के 7500 करोड़ की नेट खरीदारी है। इनमें कुछ ब्लॉक डील्स भी हो सकती हैं। कल वाले में तो थी, 7 मार्च वाले में, मतलब ब्लॉक डील हो ना हो इसका मतलब पैसा तो आ रहा है ना इंडिया में। ब्लॉक डील की वजह से क्या हो रहा, हो सकता है इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, कहीं और बेचा हो, क्योंकि खरीदते बेचते तो सब जगह ही है, पर अल्टीमेटली तो पैसे इंडिया में लगा रहे हैं ना, तो वो तो फेवरेबल ही है ना। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब नेट खरीदारी ये लोग कर रहे हैं, बाजार गिर रहा है, तो बेच कौन रहा है? इसका मतलब रिटेल निवेशक एचएनआई बेच रहे हैं, डरे हुए, उनके मन में भय आ गया, वो माल काट रहे हैं और ये लोग खरीदें। देखो अगर ये खरीद रहे हैं, एचएनआई काट रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। अगर बाजार बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं, एचएनआई ऊपर के रेट पे काट रहे हैं। अभी तो माहौल ये बन रहा है एचएनआई नीचे के रेट पे काट रहे हैं, क्योंकि बाजार काफ़ी गिरा है, तब भी उन्होंने सेलिंग करी है, इन्होंने खरीदारी की है। तो मेरे हिसाब से तो हमें बने रहना चाहिए, मैं तो बना हुआ हूँ। आज मेरा रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा है। देखिए मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करता हूँ, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया कि यहाँ से अगर मार्केट 20, 25, 30% टूट जाए तो मैं लॉस में नहीं आऊँगा। जो मेरे एक्यूमुलेटेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो मेरी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ गया ना, तो मैं तो टिका रहूँगा। तो ये सब बातों को भी आपने देखना है। सर वो एक आप बोल रहे थे ना कि बैन लग जाए, हाँ वो बताए तो ये अभी थोड़ी देर में फिर से याद दिला दीजिएगा। दूसरा, अगर आप स्टॉक्स में भी देखेंगे तो लॉन्ग्स कंफर्टेबल पोजीशन पे है, यानी मेरा ये मानना है इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक लॉन्ग कंफर्टेबल पोजीशन पे है, यहाँ से ऊपर की तरफ की गुंजाइश काफ़ी बची हुई है। अब ना हो क्या रहा है, मैडम आपने ना यूएस के स्टॉक्स के स्क्रीनशॉट दे दिए, देखो जरा, मैंने आपको कहा भी था इंडिया के स्टॉक्स के देने, यूएस के स्टॉक्स, कोई बात नहीं। देखो मैडम आपको विश्व का भी अंदाज़ा दे रही है पर वो आप देख लीजिए जरा, मिल जाए तो मेरे को स्क्रीनशॉट में ले लूँगा। अच्छा चलो, इससे पहले बढ़ने से पहले एक चर्चा कर लेते हैं। भाई स्टॉक्स ना बैन में चले जाते हैं, तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे सर स्टॉक बैन में चले जाते हैं, हम तो सौदे नहीं कर पाते। देखो समझो, अगर आपने पहले फ्यूचर बेचा हुआ है तो आप खरीद सकते हैं, आपने पुट या कॉल बेची हुई है तो आप खरीद सकते हैं, पुट या कॉल खरीदी हुई है तो आप बेच सकते हैं, फ्यूचर बेचा हुआ है तो खरीद सकते हैं। कहने का मतलब आपने जो भी पोजीशन बनाई है उसका रिवर्स कर सकते हैं, यानी एग्जिट कर सकते हैं, नई पोजीशन नहीं बना सकते। तो अगर आपने फ्यूचर पहले खरीदा हुआ है तो आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप बेच नहीं पा रहे हैं तो कोई आपके एंड पे एरर है, आप या तो वो सेम फ्यूचर नहीं बेच रहे, किसी और मंथ का बेच रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। यानी जब भी कोई स्टॉक एफएनओ बैन में जाता है
तो एफएनओ के अंदर जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं। यानी एग्जिस्टिंग पोजीशन में आपने किसी भी एफएनओ इंस्ट्रूमेंट को खरीदा हुआ है आप बेच सकते हैं, बेचा हुआ है तो आप खरीद सकते हैं, पर खरीदा हुआ है तो और नहीं खरीद सकते, बेचा हुआ है तो और नहीं बेच सकते, कुछ नहीं किया हुआ तो खरीद भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। ये बात समझ लीजिए, मतलब नए सौदे नहीं कर सकते, पुराने सौदों से एग्जिट कर सकते हैं। अब मैडम ने यूएस के स्टॉक्स दे दिए हैं, तो बाकी इंडियन स्टॉक्स में पढ़ लेता हूँ। अब मैं उसको करूँगा तो फिर टाइम लगेगा उसमें अननेसेसरी। मैं इंडियन स्टॉक्स का आपको बता देता हूँ। देखो आज भारत के अंदर हम देखिए भारतीय बाज़ारों में 409 स्टॉक बढ़े तो 1857 स्टॉक घटे। यानी अगर आप 4:18 का रेशियो हो गया, यानी हर एक स्टॉक के पीछे लगभग 4.5 स्टॉक गिरे। तो ये अपने आप में बड़ा बुरा दौर है। अमेरिकी बाज़ार भी इस वक्त ढीले हैं, माइक्रोसॉफ्ट बियरिश है, एप्पल बियरिश है, अमेज़ॉन जो है थोड़ा बुलिश है, और ये अमेरिकी स्टॉक्स हैं। गिरने वाले अमेरिका में आज एप्पल बड़ा गिरा हुआ है, नाइकी गिरा हुआ है, एमजेन गिरा हुआ है, वेरिजॉन गिरा हुआ है। तो ये अमेरिका के टॉप गेनर्स हैं आज के, और ये अमेरिका के टॉप लूजर्स हैं, लिखा ना। ये कम मैडम ने निकाल लिए, टॉप कंपनीज हैं, टॉप गेनर्स हैं। मैडम कुछ अजीब सा डाटा निकाल लिया। भारतीय बाजारों को बताया तो आज टॉप गेनर्स जो थे वो इंटर ग्लोब एविएशन था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल था, अपोलो हॉस्पिटल था, श्री सीमेंट था। ये सभी स्टॉक 2.5% से ज़्यादा चढ़े हुए थे। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा आगे, एक्चुअली आपने डाटा ठीक नहीं निकालते। एक होता है टॉप गेनर्स, एक होता है टॉप लूजर्स। आपने टॉप गेनर्स और एक्टिव बाय वैल्यू निकाल दिया। आप जब डाटा देखोगे ना, फिर एक बार समझना पड़ेगा। देखो इधर देखो, मैं दिखाया तो आपको। मैडम को भी बता दूँ यार, डाटा तो मैडम ही निकालती नहीं। पहले तो इंडिया पे चले जाओ, हाँ। फिर ये टॉप गेनर्स आता है, फिर ये टॉप लूजर्स आता है। आप देखो ना ऊपर हेडिंग दिया होता है, आप इधर चले गए एक्टिव बाय वैल्यू में। पहले दो बने हुए टॉप गेनर टॉप लूजर के। तो टॉप लूजर बता दूं, टाटा केमिकल जो मैंने जिसकी चर्चा पहले ही कर दी थी, वो आज 10.5% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। एनएमडीसी 4.25% गिरकर बंद हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर करीबन 3% गिरकर, 4.25%, 4% के लिए गिरकर बंद हुआ है। ग्रैन्यूल्स इंडिया ये भी 4%, 4.25% गिरकर बंद हुआ है। यानी ओवरऑल बाजारों में आज गिरावट के चिन्ह ज़्यादा भयंकर और खतरनाक थे। अब हम बात करते हैं भारतीय बाजारों के निफ्टी की। भाई निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो आज निफ्टी एक थोड़ी बॉर्डर रेंज में घुमा। नीचे में 22,307 का बॉटम बनाया, ऊपर में 22,526 का पीक बनाया। यानी अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 225 पॉइंट का है। यानी 200-225 पॉइंट की रेंज में बाजार आज मूवमेंट दिखाता है। लेकिन सारा दिन आप देखिए चार्ट पे बाजार गिरता है। यानी आज पूरे दिन गिरावट का माहौल था, बुरी हालत थे। कल बाजार बंद हुआ 22,493 पर, अच्छी ओपनिंग दी 22,517 पर, लाइफ टाइम से जस्ट 9 पॉइंट पीछे। एक बारी को सुबह लग रहा था आज शायद नया लाइफ टाइम हाई बने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाजार सारा दिन गिरता रहा। उसने अंतिम क्षणों में बॉटम बनाया और शुरू के क्षणों पे उसने लाइफ टाइम हाई बनाया। मैं कह रहा था टच कर जाता, लेकिन उसने आज लाइफ टाइम हाई बनाया है 22,526 का, और एंड में वो बिल्कुल डेज लो के आसपास ही 22,332 पर 160 यानी 0.25% गिरकर बंद हुआ। आज गर्म शेयर जो थे निफ्टी 50 के, वो था अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को, सिप्ला, बजाज फिनसर्व और डॉक्टर रेड्डीज लैब। ठंडे शेयर जो थे जो बहुत गिरे वो था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एसबीआई, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक। इन सब की आज मरम्मत बाजार के अंदर हुई, ये सबसे ज़्यादा हुई। अब कैंडल की बात करूँ तो कैंडल का अभी भी साहब जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। हालांकि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर आज काफ़ी धीमा हो गया। आप देखेंगे बहुत छोटा सा लाल हिस्टोग्राम बना है। आरएसआई भी काफ़ी रीजनेबल हो गया है, 60 के नीचे आ गया है। और आज की कैंडल खतरनाक कैंडल थी। ये एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। इसने कल की कैंडल को और पिछली ये वाली दो कैंडलों को और पार्शियली परसों की कैंडल को भी और उससे पिछली कैंडल को भी खा लिया। अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के लोएस्ट पे बाजार बंद हुआ है। बस ये वाली कैंडल थी जो ऊपर है, पर बाकी सारे संकेत ठीक है। 6 दिन के लो पे जरूर बंद हुआ है, पर बाकी सब संकेत ठीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं 22,332 पे बाजार बंद हुआ, 22,300 पकड़ लीजिए। यहां पे कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, यानी यहां पर पुट राइटर्स का कब्जा है।
22,400 पकड़ लीजिए। यहाँ कॉल रेटर्स ज़्यादा हैं, पुट रेटर्स कम है, पर उनमें प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि यहाँ कब्जा कॉल रेटर्स का है। तो अभी बाजार जो है थोड़ा घबराहट के दौर पे है। कॉल रेटर्स भारी पड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पीसीआर देखेंगे ना, आपको देखिएगा कॉल रेटर्स भारी है। देखिए 0.69 का पीसीआर। मुझे लगता है आज बाजार काफ़ी ओवर सोल्ड हो गया है। तो मुझे लगता है कल निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। भाई साहब मेरा पर्सनल विचार है, गलत भी हो सकता है। कल बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंथली ठीक है, वीकली ठंडा हुआ है। तो हो सकता है कल बाजार पहले बहुत काफ़ी गिर रहे थे, फिर झटके से कल, अगर बाई चांस कल नहीं तो इस वीक की एक्सपायरी से पहले तो खींच देंगे, ये पक्का है, मुझे ऐसा लगता है। पर साहब मैं गलत हो सकता हूँ। 21,000 पर मंथली पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 23,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है। मैक्सिमम पेन 21,000 पर है, यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा थोड़ा नीचे की तरफ संकेत कर रहा है, पर पीसीआर मजबूत है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की अगर आप रेंज देखेंगे तो लगभग 625 के आसपास थी, यानी 625 के रेंज में बाजार ने काम किया। 47,230 का बॉटम बनाया, 47,835 का पीक बनाया। हालांकि अगर कल बंद हुआ था 47,835 पर, आज लग रहा था कि एक अच्छी तेजी दिखाएगा, पर खुला ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ। हल्की गैप डाउन ओपनिंग थी, ज़्यादा नहीं थी, 40-42 पॉइंट की थी। 42,792 पे खुला, खुलते ही बड़ी तेजी के साथ गिरा, फिर थोड़ा संभला, फिर गिरा, फिर थोड़ा संभला, फिर गिरा, यानी इसका आज झुकाव नीचे की तरफ रहा। शुरुआती दौर में इसने पीक बनाया था 47,853 का, अंतिम क्षणों के आसपास ही 47,230 का पीक बनाकर उसके आसपास 47,327 पर 507 पॉइंट गिरकर 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवा कर चला गया। एक ही शेयर था जो हरे में बंद हुआ, 11 शेयर थे जो लाल में बंद हुए। आप देखिए आपके सामने एक एयू स्मॉल फाइनेंस ही नज़र आएगा जो हरियाली में था, बाकी सारे शेयर मरे पड़े थे। और सबसे ज़्यादा मरत एसबीआई में, बंधन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इंडसइंड बैंक में, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा में देखने को मिली। ये सारे शेयर 1 से 2% के बीच गिरकर अपनी नाक कटवा रहे थे। अब कैंडल की बात करूं तो कैंडल इसकी भी ठीक है, अभी भी इसमें भी अप ट्रेंड बरकरार है। इसका बुलिश क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग है, हालांकि लगातार 2 दिन से बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा है। आरएसआई इसका काफ़ी रीजनेबल हो गया है। चार्ट पे सब कुछ ठीक है, 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। इसमें भी थोड़ी सी कमी वही है कि 1 2 3 4 5 6 दिन का, ये 7 भी ले लो आप, 7 दिन की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग इसने आज दिखाई है। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि 50 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर है, अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में अप ट्रेंड बरकरार है, सब कुछ ठीक है। कोई बहुत चिंता के चिन्ह अभी बाजार में चार्ट पर नजर नहीं आ रहे। कुछ छुपा हो वो आगे पता चलेगा। 47,327 पर बाजार बंद हुआ। 47,000 पकड़ लीजिए, यहाँ पे कॉल रेटिंग बहुत कम है, पुट रेटिंग ज़्यादा है। 47,500 पकड़ लीजिए, कॉल रेटिंग पुट रेटिंग से ज़्यादा है। 48,000 पे कॉल रेटर्स मैक्सिमम बैठे हैं और 45,500 पर पुट रेटर्स मैक्सिमम बैठे हैं। मैक्सिमम पेन 48,000 पे है जो बड़ा है, यानी बाजार कहीं ना कहीं 48,000 की तरफ मुँह कर कर खड़ा है। अगर आप बात देखेंगे ये भी ओवरसोल्ड हो गया। अब 2 दिन इसकी एक्सपायरी के बचे हैं, तो मेरे को लगता है आज या कल इसको मजबूत होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साहब गलत भी हो सकता है। मंथली भी थोड़ा सा ढीला है। आज मैंने 3 स्क्वायर ऑफ किए, 2,08,500 का प्रॉफिट जरूर कमाया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की शुभकामनाओं से, आपकी शुभकामनाओं से। एमजीएल में मोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन एमजीएल की पुट्टे बहुत सारी बेची हुई है। 1,500 की बेची हुई है, 1,400 की बेची हुई है, 1,300 की बेची हुई है, 1,250 की बेची हुई है, तो वहाँ नुकसान है। एमजीएल भागेगा तो मज़ा आ जाएगा, गिर जाएगा तो कई सारी डिलीवरियाँ उठाने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। 2 एग्रेसिव पुट्टे आज बेची, 3 रोल ओवर किए, 5 सेफ पुट्टे बेची, 2 सेफ कॉलें भी आज मैंने बेची। 15 बार कैश सेगमेंट में मैंने खरीदारी करी। आज टाटा कम्युनिकेशन की मैंने कॉल जो थी एक स्क्वायर ऑफ करा और साथ में फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया। 5 लॉट पड़े थे, ये 5 लॉट का प्रॉफिट है, इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 लॉट का प्रॉफिट आएगा। मैंने 4 अपनी कॉल स्क्वायर ऑफ की जिसमें मुझे इतना नुकसान हुआ। 1 तो मैंने ख़त्म ही कर दी और 3 मैंने रोल ओवर कर दी, मतलब इस महीने की बेचकर अगले महीने की हायर स्ट्राइक प्राइस की
इसके प्रीमियम के आसपास के प्रीमियम पर बेची कि अगर ये शेयर भागा तो अगले महीने मुझे हायर स्ट्राइक प्राइस पर डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गिरा तो मुझे प्रीमियम का लॉस नहीं होगा, हालांकि मेरी वेटिंग बढ़ जाएगी क्योंकि ये मार्च एक्सपायरी की थी, जो मैंने आज बेची है वो अप्रैल एक्सपायरी की। ये मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो मैं लगाता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने MGL के फ्यूचर को आज काटा 1287 पर, हालांकि 1291 था जब उस वक्त, इसमें मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाद में साला और गिर गया, 1272 हो गया। तो अब इसमें चिंता एक ही बनी हुई है कि अगर ये गिरता रहा तो मुझे बहुत सारी डिलीवरियाँ उठानी पड़ेंगी, और अगर ये भाग गया, जो कि मुझे भरोसा है भागेगा, तो फिर मेरा रिलीज़ हो जाऊँगा। मेरी सारी डिलीवरियाँ मार्च की है, और सबसे बड़ी समस्या MGL बैन में है। अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ। बैन का क्या मतलब होता है मैंने आपको आज पहले ही समझा दिया। तो ये थी सारी स्टोरी। मैं अपने डेमोज़ द्वारा, अपनी वीडियोज़ द्वारा यही सब बातें आपको समझाता हूँ। बैन में कैसे काम करता हूँ, किस तरह से मार्जिन मैनेज करता हूँ, कैश मैनेज करता हूँ, ये सब बातें मैं आपको सिखाने की चेष्टा करता रहता हूँ। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहिए, मैं टिप नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। अगर कोई मुझसे पूछ भी लेता है तो मैं यही कहता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कुछ खरीदिए या कुछ बेचिए। मैं आपको वीडियोज़ दूंगा, डेमोज़ दूंगा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करूँगा। आपका अपना रिस्क एपेटाइट है, आप उसके हिसाब से करिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लीजिए। मैं सिखाता हूँ, और रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट आप सीख जाएँ तो अपने आप ट्रेड करिए ना, जल्दबाजी क्यों। इसके लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी टीम को कॉल करना पड़ेगा 70 11 323 077 70 11 323 077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मेरी टीम को इसी नंबर पर कॉल करिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, उससे भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।